आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ संजीव गुप्ता। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि लोकसभा चुनाव अपनी पूरी तरह से दे चुका है और जिसके चलते काफ़ी प्रत्याशी अब मैदान में भी आने शुरू हो गए हैं और उसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं गौरव भैया से और इनसे चर्चा करेंगे कि झांसी में क्या क्या कमियां हैं और झांसी में ऐसी वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में आ रही है। तो चलिए बात करते हैं गौरव भैया से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले जैसे कि आपको जानकारी है कि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बन चुका है, तो इसको लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ चालू हो चुकी हैं आपकी? देखिए तैयारियाँ तो हमारी पिछले कभी तैयारियाँ खत्म ही नहीं हुई। जब से एक्टिव राजनीति में चाहे मंत्री जी रहे हों, पृथ्वी जनार्दन जी रहे हों या फिर अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस जो है वो कभी सड़क छोड़ती नहीं है। चाहे हम संसद में जाएँ, चाहे विधानसभा में जाए, चाहे लोकसभा में, चाहे कहीं पर भी जाएँ। और दलों के लोग होते हैं वो ऐसा होता है कि एक बार विधायक बन गए तो 5 साल बाद देखेंगे, एक बार सांसद बन गए तो 5 साल बाद देखेंगे। कांग्रेस जो है वो कभी अपना ग्राउंड नहीं छोड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में चाहे कोविड की बीमारी रही हो, चाहे ये गौ रक्षा के लिए आंदोलन की बात रही हो, चाहे पानी के लिए आंदोलन की बात रही हो, जो पिछले साल यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था शहर में, तो उसके लिए हम तमाम जितने भी कांग्रेसी लोग हैं वो हमेशा सड़क पर रहते हैं और हमेशा हमारी तैयारी चलती है। जनता की सेवा करना ही हमारी तैयारी है। तो जैसे कि अब लोकसभा चुनाव आ चुके हैं तो इसको लेकर क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जिस पर आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? देखिए सबसे मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि जो जन समस्याएँ रहती हैं उनका निवारण होना चाहिए और उसके द्वारा होना चाहिए कि जिसको सरकार जनता ने चुन के भेजा। हम नहीं, हज़ारों सैकड़ों आदमी आते हैं प्रतिदिन और बोलते हैं कि हमने जिनको चुन के भेजा उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाती, कहीं उनसे चर्चा नहीं हो पाती, डायरेक्ट फ़ोन नहीं, तो एक कटाव सा रहता है लोगों में। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले तो ये जो कटाव है लोगों के बीच में, यहाँ कोई राजा और प्रजा नहीं है, जनता के चुने हुए लोग ही हैं जो प्रतिनिधि बन के बैठे हैं। तो जो जुड़ाव होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए और जो कटाव है जनप्रतिनिधियों के बीच में और जनता के बीच में वो ख़त्म होना चाहिए। तो जैसे कि आज आप झांसी में रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप झांसी में आपका आना जाना हर जगह होता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आज झांसी एक स्मार्ट सिटी बन चुकी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि झांसी में स्मार्ट सिटी के तहत कितने प्रतिशत काम हुआ है? देखिए स्मार्ट वो लोग हैं जिन्होंने स्मार्ट सिटी बनवा के झांसी का बजट खा लिया, वो लोग ही स्मार्ट हुए। झांसी ना तो स्मार्ट हुआ ना झांसी में स्मार्ट सिटी जैसा काम हुआ। तो ऐसा आप क्यों किस व्याप पे कह सकते हैं? आप देखिए बड़ा बजट है स्मार्ट सिटी जी, 350-400 करोड़ रुपए का जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर सेंक्शन होता है बजट। और उसमें क्या हुआ हम देख रहे हैं कि अलग अलग सॉर्टिंग सेंटर के लिए बजट मिला, चाहे हसारी हो, चाहे पचपिनिया हो, चाहे सबके लिए बजट मिला कि ये यहाँ पर सॉर्टिंग सेंटर रहेंगे, यहाँ से जो बजट होगा उनको सॉर्ट करा जाएगा, यहाँ से अलग जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं किसी तरीके से वहाँ वही लोग जिन्हें बजट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है उनके निजी रिश्तेदार जो हैं वो उसका ठेका ले रहे हैं, उसी के उन्हीं के लोग जो हैं वो बजट बना रहे हैं। तो इसमें और काम कितना हो रहा है ये आप खुद ही जानते हैं। 75-75 लाख रुपए के झंडे लगे हैं। तो आपको लगता है कि हो सकता है? मतलब अब बनाने के लिए तो आप कुछ भी बना दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो फंड है क्योंकि जनता का फंड है, पैसा है, एक्सचेकर का पैसा है, तो उसमें जो है एक आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, कम्पिटिटिव रेट लाने चाहिए ताकि एक भी रुपया जो आदमी अपने खून पसीने की कमाई से सरकार को देता है वो ज़ाया ना जाए। इन लोगों का मतलब आप समझिए कि इतना बड़ा बजट है झांसी स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन आज हम देखते हैं हर जगह जाइए आप सड़कें खुद ही पड़ी हैं। पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ सदर बाजार जो है वहाँ पर खुदा हुआ है। उसके बाद आप कहीं पर भी अभी मानिक चौक में चले जाइए, वहाँ पर पीछे की तरफ वहाँ पर पूरा खुदा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका पहले से ध्यान रखना चाहिए था। आपने इतना बड़ा बजट बना दिया, अभी भी झांसी शहर के आधे से ज़्यादा जगहों पर पानी की समस्या नहीं है। स्मार्ट सिटी समस्या है, पानी की समस्या है, मतलब वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन कहीं पर भी नहीं है। स्मार्ट सिटी का बेसिक वो रहता है कि आप सीवर लाइन डलवाएं, सीवर लाइन नहीं है। और उसके बाद आप देखिए कि तमाम जो चीज़ें हैं उससे लोग ग्रस्त हैं। हम आप देख रहे हैं कि अभी एक
निरंतर एक प्रकरण चल रहा है कि एनजीटी ने आदेश दिया, जिसमें खुद ही उनके लड़ रहा हूँ, जो लोग होती है वहाँ पर उनका मैं केस लड़ रहा हूँ। तो आप देखिए कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और चंद लोगों की साझगांठ से जो वहाँ पर रहने वाले 10,000 से ज़्यादा परिवार हैं, चाहे गड़ियापुरा हुआ, चाहे कुछ और हुआ, चाहे गुनावारा हुआ, वो लोग पीड़ित हैं आज। एक जो आपकी सरकारी संस्था है वो आपसे टैक्स लेती है, आपको अनुमति देती है, दूसरी बोलती है हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आप मकान बना सकते नहीं। आप वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनवा रहे हैं, आप वहाँ पर विधायक निधि से स्कूल बनवा रहे हैं, आप वहाँ नगर निगम की निधि से सड़कें बनवा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार बोल देती है कि ये तो सब रेगुलराइज है। तो यहाँ झूठ कौन बोल रहा है, और जो क्या बोलते हैं जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसका कौन उनका जवाब देगा? हज़ारों लाखों रुपए उन लोगों ने अपने मकान बनाने में लगा दिए, अब हज़ारों लाखों रुपए जो है वो अपने केस लड़ने में लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों का जल्दी समाधान होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से किसी न किसी तरीके से सरकार ने भी इस पूरे मामले में सिर्फ खानापूर्ति करी है। जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ है तब कोई आश्वासन दे दिया, जब 2023 में मेयर का चुनाव हुआ है तब कोई आश्वासन दे दिया, लेकिन आश्वासन को एक एंटीबायोटिक की दवा बना के हर बार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आश्वासन को एंटीबायोटिक की नहीं एक नशे की दवा बनाकर दे देते हैं कि आपको एक वो दवा खिला दी तो आदमी थोड़े दिन के लिए सुन्न हो जाए और उस चीज़ को वो फील ना कर पाए। एंटीबायोटिक से तो फिर भी पेट में कुछ मरता है, कुछ खत्म होता है, यहाँ पे कुछ खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा। बल्कि जो चीज़ है वो बढ़ती जा रही है। और ये तो सिर्फ एक छोटे से मैंने प्रकरण की बात करी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके झांसी के आसपास अगर आप देखेंगे तो आप हाईवेज पे चले जाइए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इतना बड़ा बड़ा बनाया। पिछली बार जब उद्घाटन हुआ तो हम देख रहे कैसे इतने बड़े बड़े उनके लुथड़े जो हैं पेड़ों के वो गिर रहे हैं, अभी बने हुए 2 साल भी नहीं हुए। अन्ना पशु की आप बात करें, आप अभी 2 महीने बाद बारिश हो जाएगी, आप किसी भी हाईवे पर निकल जाइए ना, आपको हर 10 मीटर में एक अन्ना पशु वहाँ में मिल जाए तो आप नाम बदल दीजिए। तो गौशालाओं का निर्माण तो कराया गया, गौशालाओं का निर्माण कराया गया, लेकिन गौशालाओं के नाम पे जो फंड है वो कहाँ के, ये किसी को नहीं मालूम। आपका जो वीडियो आया था इसके लिए कांग्रेस ने आंदोलन करा था, जिसके लिए मेरे पूरे घर को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया था, पिताजी को नज़रबंद कर दिया था। हमारी क्या मांग थी, वो प्रकरण चालू कैसे हुआ आप समझिए। एक वीडियो आया ललितपुर से कि वहाँ पर जो गाय हैं वो एकदम मरणासन अवस्था में, एकदम बहुत सूखी हुई, मतलब आपको देख के करुणा से आपको लगेगा एकदम रोना आ जाएगा। और वहाँ पे कई जगहों से फिर वीडियो आया कि उन गायों को, जिंदा गायों को बुलडोजर से उठा के गड्ढों में डाला जा रहा है, जिंदा गायों। तो अब ऐसी चीज़ देख के कोई भी आपके हिंदू, मतलब खून तो किसी का भी खोलेगा ना, अगर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आप एक जिंदा पशु के साथ ऐसा कर रहे हैं और बात ये है कि आपने फिर उस चीज़ को दबाने की भी कोशिश की। और जब आपने मुद्दा उठाया, जब यहाँ पर अजय कुमार लल्लू जी आने वाले थे, उससे पहले आपने पूरे घर को यहाँ पे सील कर दिया, CO, SP वगैरह सब बैठे रहे कि आप घर से बाहर ना निकल पाएँ, ये मामला किसी तरीके से दब जाए। वो तो बाद में जाके फिर मैंने CGI के मामले लेटर पिटीशन लगाई, तब जाके यहाँ से सारे पुलिस वाले हटे। तो तमाम मुद्दे जो हैं, और यही जो है वो मोडस ऑपरेंडाई बन चुका है सरकार का, कि अगर आप कोई चीज़ का उजागर करें, कोई समस्या को उजागर करें तो वो समस्या को नहीं दबाएंगे, वो आपको दबा देंगे। यही सरकार का मोडस ऑपरेंडाई है। कोई भी, अब जैसे कोरोना काल में कितनी समस्याएं हुई, कितनी दिक्कत, बड़ी बड़ी बातें होती थी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसा फला टिका, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कैसी कैसी स्थितियाँ आई, कितनी भयावह स्थितियाँ रही, पोस्टमार्टम हाउस की क्या स्थिति रही, तमाम चीज़ों की स्थिति रही। तो काफ़ी बद से बदतर स्थिति रही है। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी तो जनता के बीच में जाएगी। अच्छा सर, अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान की जो झांसी जनपद में जो स्वास्थ्य सेवा संचालित हो रही है तो क्या वो बढ़िया तरीके से चल रही है और उनमें भी कुछ अनियमितताएं हैं? आप जो ये छोटे छोटे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक टाइप का जो आइडिया यहाँ पे सरकार ने लगाया था, आप कहीं पर भी चले जाइए और एक रेबीज का इंजेक्शन लगवा के दिखवा दीजिए, अगर हाल फिलहाल किसी ने कुत्ता काटा तो आपको पता चल जाएगी स्थिति क्या है। आधे से ज़्यादा जगह जो है वो इंजेक्शन गायब होता है, कहीं पर एक्सपायरी निकलता है, कहीं पर कोई स्थिति आती है। तो और आप समझिए ये जो इंजेक्शन है ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये होने चाहिए। लेकिन अगर गरीब अमीर आदमी जो होगा वो तो फिर भी कहीं और जाके लगवा ले, प्राइवेट से भी लगवा ले। जो गरीब आदमी होगा अगर आप उससे बोल दीजिए कि ये इंजेक्शन लगवाओ, उसकी तो कमर टूट जाएगी। अगर कोई आदमी 8,000 रुपये कमा रहा है उससे आप बोल दीजिए 1,500 रुपये का इंजेक्शन लगवा लें
तो उसकी तो पूरी महीने भर की कमर टूट जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर बहुत ध्यान देने की तो जो जरूरत है। वर्तमान के यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं तो उन लोगों ने क्या कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? मतलब जनप्रतिनिधियों ने मेरे हिसाब से शायद ध्यान दिया होगा, आवाज़ उठाई होगी, लेकिन बात वही है कि जनप्रतिनिधियों की आवाज़ सरकार सुन कितना रही है। जनप्रतिनिधि मुद्दे उठाएंगे, आना भी चाहिए, अगर नहीं उठाए तो गलत बात है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उठाए होंगे। लेकिन मेरी बात वही है कि जो सरकार है, सरकार को किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे मुद्दे उठाएं चाहे ना उठाएं, वो तो सिर्फ आपको जो चीज़ उन्हें बोलना चाहते हैं, जो चीज़ बुलवाना चाहते हैं वही देते हैं। तो इसीलिए और जो बाकी हम देख रहे हैं कि और भी जो लोग हैं, जैसे हमारे पास तो और तमाम पार्टियों के भी लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, सब दबे स्वर में यही बोलते हैं कि अब ये जो तानाशाही है ये बहुत, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं, आप बोल नहीं पा रहे, आप अपनी जब मांग ही नहीं उठा सकते एक लोकतंत्र में, तो कैसा लोकतंत्र? अच्छा, जैसे कि जो आपने बात बताई है, सफाई व्यवस्था की बात हुई है, स्वास्थ्य विभाग की भी आपने बताया कि काफ़ी अनियमितता है, तो झांसी जनपद में देखा जाए कि कई जगह बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं, तो क्या आज वो पार्क पूरी तरह से जो होनी चाहिए सुविधाएं वो मिल रही हैं? ये पार्कों में जैसे मेरे घर के सामने ही यहाँ पर 2 पार्क हैं, तमाम पार्क हैं। सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से शायद झांसी ही ऐसी जगह होगी, क्योंकि मैं दिल्ली में भी कॉलेज गया हूँ, तमाम जगह गया हूँ। दिल्ली में एक जगह है, बहुत बड़ा पार्क है, नेहरू पार्क है, एक बुद्धा पार्क है, एक लोधी गार्डन है। ये जो पार्क हैं लगातार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 पार्कों में आते हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि किसी भी पार्क में आपको अंदर घुसने के लिए पैसा नहीं मिला। यहाँ पर आप जाइए अटल पार्क में, शायद मेरे हिसाब से पहला पार्क हो जहाँ पे आपको पार्क में घुसने के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है। बिल्कुल। जब आप टैक्स दे रहे हैं नगर निगम को, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो पार्क में घूमने के लिए हम पैसा क्यों दें? ये कहाँ का वो है? उसके बाद पहली बार मैंने देखा झांसी में कि जो आपके ये ओपन जिम बने हुए हैं, ओपन जिम का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी आदमी कभी भी आके उनका इस्तेमाल करे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। वहाँ पर आपने 10-15 रुपए का शुल्क लगा रखा है, तो ओपन जिम कहाँ रह गया? वो तो फिर क्लोज जिम हो गया। आप 300 रुपये 400 रुपये में तो किसी भी देसी जिम गली मोहल्ले में जाके आप कर लीजिए। तो पैसा हमारा, सरकारी ज़मीन है वो हमारी, सरकार हमारी, फिर हम पैसा क्यों दें? क्यों प्राइवेट ठेकेदारों को पैसा कमाने के लिए ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं जिससे आम आदमी को नुकसान हो? और ऐसा तो है नहीं है कि पैसा कर नहीं भर रही हो सरकार, जनता। अभी आपने आप देखिए जो ये हाउस टैक्स का मुद्दा कितना बड़ा हो गया है। पहले हाउस टैक्स कितना था, अब हाउस टैक्स कितना है। तो तमाम चीज़ें, आप पैसा भी ले रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि एडिशनली भी आप पे करिए, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि ये तो लोकल के मुद्दे हो गए। जो तेल के दाम हैं वो कहाँ पहुँच रहे हैं, जो आपके गैस सिलेंडर के दाम है वो कहाँ पहुँच रहे हैं, और ये बार बार निरंतर देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप इनकम का ग्राफ देखेंगे महंगाई में, तो इनकम जो है वो निरंतर पीछे होती जा रही है। इनकम लोगों की नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो गरीब और अमीर के बीच का फासला है वो निरंतर आपका बढ़ता जाएगा, और फिर रहेगा वही स्थिति आ जाएगी कि एक तबका रहेगा, 1% लोगों का, जिनके पास सारे संसाधन रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, और बाकी 99% जो लोग हैं वो उनके नौकर बन के रहेंगे, उनका जो वैसे बोलेंगे उनके यहाँ नौकरी करेंगे, और कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नीतियाँ हों, चाहे वो प्रदेश की नीतियाँ हों, चाहे वो जिला स्तर की। हमारा काम है कि जो आवाज़ है विपक्ष की, उसको लोगों के सामने लाना, सरकार को आईना दिखाना, ताकि सभी की भलाई हो। सभी की भलाई होगी तो उसमें जो सरकारी लोग हैं उनकी भी भलाई होगी, जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनकी भी भलाई होगी, और जो बाकी आम जनता है उसकी भी भलाई होगी। तो जैसे कि आज आपके पिताजी जो है जी आज भी चुनावी मैदान में हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सबसे पहले कदम उठाएंगे सांसद बनने के बाद? देखिए, सबसे पहले जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर सांसद बनने के बाद कदम उठाए जाएंगे वो है कि जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर एक तरीके से लचर स्थिति में है। ललितपुर के आदमी को झांसी तक आना पड़ता है, बांसी के आदमी को झांसी तक आना पड़ता है, तालवेट के आदमी को झांसी तक आना पड़ता है। तो इन सभी स्तरों पर अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बने,
दूसरा आप देखिए कि एक महाविद्यालय झांसी में है, अच्छी बात है, हम और चाहेंगे कि वो एक्सपैंड हो, लेकिन ललितपुर भी और ग्रामीण क्षेत्र के इतने सारे लोग हैं जो झांसी तक नहीं आ पाते, हिचक जाते हैं कि नहीं आ पाते, तो उनके लिए भी जो शिक्षा की वो है, शिक्षा कैसे बने। जैसे हम लोग पिछली बार जब 2014 में 2009 से 2014 तक का जब कार्यकाल था, तो एड़ी चोटी का जोर लगा के कैबिनेट में सारी वीटो पावर इस्तेमाल करके हम कृषि विश्वविद्यालय लाए। भले उसका जो है क्या बोलते हैं श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया हो चुके थे, लेकिन सब आदमी जानते हैं कि कौन लाया था, किसने सारी चीज़ें लगी थी, बिल किसने टेबल कराया था पार्लियामेंट में, किसने नींव रखी, तो ये सब लोग जानते हैं। तो हमारा यही रहेगा कि किसी तरीके से जो मेन मुद्दे हैं वो है कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की बात, और दूसरी तीसरी बात जो है कि लोगों के बीच में जो उनके लोगों के मुद्दे हैं उन तक कोई भी मुद्दा हो, चाहे अन्ना पशु का मुद्दा हो, चाहे ललितपुर के अंदर जो वहाँ पर सड़कें खराब हो रही हैं उनका मुद्दा हो, चाहे झांसी शहर के लोकल के मुद्दे हो, कोई भी मुद्दे में जनता डायरेक्ट हमसे जुड़े, जनता हमें डायरेक्ट वो बात करे। जो जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच में जो एक दरार है, मतलब ये वो खत्म होनी चाहिए। महल बना मोहल्ले की लड़ाई है, आप समझिए कि एक तरफ सब कुछ है और एक तरफ कुछ भी नहीं है, तो हम उस जो खाई है उसको बांटने का काम करेंगे। तो सर चैनल के माध्यम से आपका क्या संदेश रहेगा समस्त झांसी वासियों को, ललितपुर वासियों को? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश रहेगा कि इस बार जो आप जनता जो चुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं अपने सांसद के लिए जो आपके बीच में रहेंगे 24 घंटे, जो आपके सुख दुख में शामिल होंगे, आपके मरे जिए में आएंगे, आपकी खुशी में आपके दुख में रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी या योगी जी जो हैं वो आपके यहाँ शादी में, आपके यहाँ ब्याह में, आपके अगर नल खराब हो गया या आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही उसके लिए आपको फ़ोन नहीं करेंगे, काम जो है वो आपके जो सांसद जी हैं वही कराएंगे। तो इस बार ऐसे ही आदमी को आप चुने जो आपके बीच में रहे, जो आपके बीच का हो और जो आपकी हर बात को सुने, और मतलब ये ना हो कि उनके पास मंत्री संतरी पीए ये सब नहीं, डायरेक्ट आपकी इनसे फ़ोन बात हो, आप ऐसे आदमी को चुनिए। धन्यवाद सर।